नमस्कार आप सभी को। यू आर वेलकम कोयलेस स्टडी सेंटर पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जो मैंने पिछले एक और वीडियो अपलोड किया था अंडरस्टैंडिंग इंडिया के विषय पर। ठीक है, तो ये यूजी सेमेस्टर 1 का है। जो भी स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम 18 तारीख से है उसी के सिलसिले में ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास है। आप लोग ने अगर अभी तक पहला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग चेक करके पहला क्लास देख सकते हैं। उसमें भी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पर आलोचना किया है, उसका पूरा का 2 पार्ट में बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए आज इसका दूसरा क्लास में हम लोग बात करेंगे और एक प्रश्न पर। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और क्योंकि अभी लगातार इसका वीडियो आएगा। ठीक है, अभी ये VAC1 जो पेपर है आप लोग का इस पर आ रहा है। इसके बाद आपका हिंदी में जो भी है, हिंदी है आप लोग का MIL हिंदी, उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और आप लोग का जो और एक पेपर है EVS, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। जो भी सब्जेक्ट है आप लोग का सेमेस्टर 1 में, ठीक है, उसको कवर करने का कोशिश करूँगा अभी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है, ठीक है, कि भारत को प्राकृतिक इकाइयों में विभक्त कीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक इकाइयों में विभक्त करना है कैसे, उसको हम लोग देखेंगे। और अगर इसी में दूसरा प्रश्न इस प्रकार से भी कर सकता है कि भारत को भौगोलिक प्रदेश में विभक्त कीजिए। दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न है। आप लोग का अगर एग्जाम में आए तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि इसका आप लोग लिखिएगा कैसे, तो इसका आलोचना मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी इतना लंबा चौड़ा आंसर जो है ना, इसको हम लोग लिखना वीडियो में दिखाना उतना ये नहीं, तो मैं इस पर विस्तारित रूप से आलोचना कर देता हूँ। आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा और उसको लिखिएगा, और हो सके तो नोट को भी मैं थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, तो आज का ये जो भारत का भौगोलिक विस्तार है, तो भारत का भौतिक जो स्वरूप अनूठा है। ठीक है, अनूठा मतलब ये विशेष प्रकार की है। ठीक है, तो यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। अभी 7वां बड़ा देश है तो आप लोग को सूची थोड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, जो पहला नंबर पर है यह तो सब लोगों को पता है कि रूस है। ठीक है, और रूस के बाद जो भी देश है, कनाडा है, चीन है। ठीक है, कनाडा है, चीन है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग नीचे जाइएगा तो आप लोग को भारत को मिलेगा 7वां नंबर पे है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत। ठीक है, तो ये था उसका जो 7वां बोल रहे हैं ना, तो इस प्रकार से 7वां पोजीशन पे हमारा प्यारा भारत है। और ये जो विश्व का जो समस्त भूमि है उसका 2.5% में फैला हुआ है। इसमें पर्वत, पठार, मैदानी तथा तटीय सभी प्रकार के प्राकृतिक स्वरूप उपस्थित है। ठीक है, और इसमें इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत का 10.7% भाग पर्वत का है। ठीक है, मतलब पर्वत उसमें फैला हुआ है। भारत का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, उसका 10% भाग पर्वतीय इलाका है, 18.6% पहाड़ी भाग है, और 27.7% भाग पठार का है। तो पर्वत, पहाड़ और पठार तीनों को मिला के लगभग आपका हो गया आपका 43% जो ज़मीन है। ठीक है, जो क्षेत्रफल में समतल मैदान भी फैला हुआ है। तो प्राकृतिक बनावट एवं भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। किस प्रकार, देखिए यहाँ पर जो हम लोग ने पॉइंट लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिया गया है तो आप लोग देख सकते हो कि भारत का पर्वतीय प्रदेश। इससे पहले वीडियो में भी इसका हम लोग बात किए हैं कि भारत का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा राज्य आता है, कितना दूर तक फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट लिया इसी में कि उत्तर दक्षिण का बड़ा मैदान, इसका भी हम लोग बात किए हैं, और दक्षिण का पठार, इसका भी बात किए। और जो इसमें बाय मिस्टेक ये थोड़ा गलत लिखा गया। ठीक है, तो ये तापीय नहीं होगा, ये तटीय होगा। ठीक है, तटीय होगा, तटीय होगा। ठीक है, तटीय होगा, तो तटीय मैदान एवं द्वीप होगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस पर हम लोग पहले बात करेंगे कि
उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश तो जो है, ठीक है, ये हम लोग आप लोग को मैप में दिखाया था काल का वीडियो में कि कितना जगह में फैला हुआ है। आप लोग जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको उन लोग को मिल जाएगा। तो यह उत्तर का भाग में अवस्थित मोड़दार पर्वतीय है, जो एक हिमालय पर्वत का जो श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर है। अभी जो आप लोग इसका थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, गूगल मैप से भी आप लोग देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत जो फैला हुआ है उसका लंबाई जो है वो 3000 किलोमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका 200 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, और इसका लंबाई कितना बताए, लंबाई बताए इसका 3000 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है। और संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत काराकोरम इसी पर्वतमाला का एक भाग है, जो इसकी उत्तरी पश्चिम के सबसे उत्तर में है। इस पर्वतमाला जो हम लोग इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचाई जगह है, ठीक है, वो है 8601 मीटर है, ठीक है। तो इस पर्वतमाला का दक्षिण भाग में हिमालय का विस्तृत पर्वत श्रेणी मिलती है, और जो जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, भारत का जो मैप है ना, वहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व का अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च शिखर कितना है, अभी हिमालयी पर्वत एक देश में नहीं है, ठीक है, चीन में है, नेपाल में है, भूटान में है, भारत में है, पाकिस्तान में भी थोड़ा है, ठीक है। तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है ना, वो आप लोग को सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो 8848 मीटर इसका सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट का उच्चता हाइट है, सबसे उच्चतम शिखर है, और यह संसार का सबसे ऊंची शिखर भी है, ठीक है। तो भारत के उत्तर में यह पर्वत पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर की लंबाई है। कितना है टोटल लंबाई हिमालय का है, जो जितना जगह में भारत का फैला हुआ, तो 2400 किलोमीटर लंबाई में बृहद चाप के आकार का फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई है ना भारत में, उसका चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर से लेकर आपका 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। कितना किलोमीटर तक है, 400 मीटर तक है, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। और जहाँ दो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ एक लंबा उथल सागर है। अब इसका उत्तर में अंग्रोलैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड। ये पहले का थोड़ा इतिहास दिया गया है कि किस प्रकार ये बना हुआ, ठीक है। तो आप लोग को पृथ्वी का जो भूखंड का उत्पत्ति हुआ ना, उसके बारे में एक कभी समय मिले तो अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से जो पैंथालस था उससे कैसे गोंडवाना लैंड का जन्म हुआ, फिर लोरियस जो था उसका पंथर का कैसे ये हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बहुत लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। तो उसका बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इसका देख लेते हैं। तो हिमालय की जो ऊंचाई की जो है ना, जो लगातार हर साल बढ़ता जाता है, ठीक है। अभी ये 2 इंच के हिसाब से एक्सपर्ट का मानना है, जो जियोग्राफी का जो जियोमॉर्फोलॉजी लोग है, ठीक है, जो भूगोलवेत्ता है, उन लोग का मानना है कि हिमालय पर्वत हर साल 2 इंच बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या होता है ना कि नदी जो है ना, उसका अपरदन भी, उनका अनाच्छादन भी दूसरी ओर सक्रिय हो जाता है। अभी इससे क्या होता है ना, टेथिस में जो जमा होने लगा, इस प्रकार की सागर और सिकुड़ता गया, और फलस्वरूप भारत एवं पाकिस्तान फैले उत्तरी मैदान और गंगा सिंधु मैदान उत्पत्ति ओरिजिन हुआ। भारत के उत्तर पूर्वी भाग, जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग है, और बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी भी इस प्रकार के मैदान का निर्माण हुआ। मतलब कहना यहाँ पर यह है कि जब हिमालय पर्वत धीरे धीरे अब लाखों साल करोड़ों साल में बढ़ता गया, तो क्या हुआ, जो नदी निकल कर आया उसका बहाव और हुआ, जिससे क्या हुआ कि बंगाल में और उत्तर पूर्वी भारत में जो मैदान का विस्तार हुआ, उससे क्या हो रहा,
हम लोग पिछले वीडियो में बात की है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होने के कारण फसल बहुत ज़्यादा होता है, और फसल होने के चलते क्या है कि उसमें आप लोग का ये जो आर्थिक वहाँ का सुविधा होता है, और जो मनुष्य रहने के लिए वहाँ और ज़्यादा सुविधाजनक होता है। सब कुछ का आर्थिक सुविधा है, फिर और भी तरह तरह की सुविधा है, शिक्षा का भी सुविधा है। तो मैंने पिछली वीडियो में उस पर बात की, आप लोग जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी इसको भी हिमालयी पर्वत का जो क्रम है ना, पर्वत श्रेणियों को जो एक दूसरे का समांतर में फैला हुआ अध्ययन के सुविधा के लिए हम लोग इसको 3 भाग में भाग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भाग जो हम लोग यहाँ पर लिया है वो है महा हिमालय। तो महा हिमालय में हम लोग उसका बात करेंगे जो सबसे ऊंची जगह है, ठीक है, और उसका एवरेज देखेंगे हम लोग इस पर। तो हिमालय की सबसे बड़ी एवं प्रमुख श्रेणी सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अभी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, आप लोग ये मैप में जाके थोड़ा चेक कीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं तो क्लास बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर औसत है, और इसकी जो उच्चता है, इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है, ठीक है, 25 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी जो उच्चता है वो 6,000 मीटर है, ठीक है, एवरेज ऊंचाई है। तो सर्वोच्च शिखर तो अभी आप लोग को बता दिए हम कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो ये समुद्र तल से 8,000 मीटर ऊंचा है, और नेपाल में स्थित इसका जो सर्वोच्च शिखर है, और जिसका समुद्र तल से 8,848 मीटर है, जो अभी आप लोग को लिख के दिखाया। अन्य जो चोटी है नंदा देवी जैसे है, तो नंदा देवी 7,000, ये जो नंदा देवी ये तो भारत में है, ठीक है। तो ये 7,100 नहीं होगा, ये 7,000 आपका 7,816 है, ठीक है, 7,816 मीटर है। और उसके साथ साथ भी और है, धवलगिरी है, ठीक है, गौरी शंकर है, बहुत सारा पर्वत है, कंचनजंगा भी है, वो कंचनजंगा जैसे कि 8,586 है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा एक एक करके, इसका पूरा विवरण दीजिएगा। तो इसमें क्या हो गया कि ये सर्वोच्च शिखर वाला सब हम लोग इसको महा हिमालय में लेते हैं, ठीक है, जो सर्वोच्च ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिए है इसी में कि लघु या मध्य हिमालयी। तो इसमें जो मीडियम साइज़ का पर्वत का ऊंचाई है उसको हम लोग लेंगे। तो इसका औसत ऊंचाई होगा आप लोग का 5,000 के आसपास, ठीक है, 5,000 मीटर। और इसका सर्वोच्च शिखर कितना है, इसका सर्वोच्च शिखर हो गया 5,700 है, ठीक है, 5,700 है। और इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई होगा इसका, मान के चलिए कि 80 से 100 किलोमीटर तक जो चौड़ाई होगा इसका चौड़ाई है, क्योंकि ये मध्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग वर्णन कीजिएगा। और इसका जो तीसरा हम लोग लिए है, तीसरा में उपो हिमालय। तो उपो हिमालय सबसे छोटी होगा, तो इसका उच्चता हम लोग मान के चलते कि 1830 मीटर है, ठीक है, 1830 मीटर है। और इसका जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों भागों में बंटे हैं। तो आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं कि ये फैला हुआ है और इस प्रकार से है। तो इसका हम लोग अभी तक बात किए, और अभी जो हम लोग इस पे दूसरा जो पॉइंट लिया है, ठीक है, दूसरा पॉइंट में हम लोग लिया है कि उत्तर दक्षिण का बड़ा मैदान। तो उत्तर दक्षिण का जो बड़ा मैदान है उसमें दक्षिणी पठार भी है, इसका तीसरा पॉइंट है। तो पहले हम लोग इसका बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट के बारे में, जो उत्तर दक्षिण का बड़ा मैदान है, ठीक है। तो उत्तर में जो विशाल पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत की विशाल मैदान स्थित है, जो मैंने हम काल के वीडियो में आप लोग को दिखाया था विस्तारित रूप में कि किस प्रकार भारत का में उत्तर का मैदान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आप लोग वो वीडियो जाके चेक करने से आप लोग को ये क्लास आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग ने अभी तक अगर नहीं देखा तो जाके चेक कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि समझने में आप लोग को सुविधा होगा। और हर क्लास में एक ही चीज़ को दोहराना ये ठीक नहीं होगा, टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। तो क्या है ना कि वहाँ जलोढ़ मृदा है, जिसके द्वारा अत्यंत उपजाऊ और समतल भूमि है। समस्त मैदान सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। कौन कौन नदी का नाम किया हमने नाम किया है कि सतलज और गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदी है, इन सभी नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाया गया है, उनसे ये उत्तर का दक्षिण में जो बड़ा मैदान बना है ना, इसी के चलते बना है। तो इसका बारे में हम थोड़ा विस्तारित से जानेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक इसका ये जो
उत्तर का बड़ा मैदान है ना, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर विस्तारित है। और उत्तर से दक्षिण इसका 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। अभी इसी में इसका जो लेकर 300 किलोमीटर तक है, ठीक है। टोटल कितना है? 300 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है, किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो क्षेत्रफल निकालने से क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने से 2 लाख होगा, ठीक है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दिल्ली के समीप जो अरावली का उच्च भूमि है, जल का विभाजक कार्य करती है, जो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच है ना, दिल्ली की इसके आसपास है। तो दिल्ली के समीप अरावली का उच्च भूमि का जल विभाजक करती है, और जिसमें इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया है। जो ये उत्तर का जो बड़ा मैदान है ना, इसको 2 भागों में विभाजित किया है इस प्रकार। तो पश्चिम की ओर सतलज का मैदान तथा पूर्व की ओर गंगा और जमुना का मैदान। पश्चिम का मैदान अधिक ही सूखा और यहाँ मिट्टी के टीले मिलते हैं, जबकि पूर्वों के सैकड़ों मीटर मोटी कांचा मिट्टी की यह बिछी हुई है। पूरा पूर्व तरफ क्या है? कच्चा मिट्टी है। तो इस भाग को बंगार तथा निचले भाग को खदर भी कहते हैं। जो लोग भूगोल में पढ़ा है वो लोग को बंगार या खदर इस प्रकार का जो इसका अलग से डेफिनेशन था वो पता होगा, ठीक है। तो डेल्टा भाग में भी इसका चिका मिट्टी मिलती है। जो इसका डेल्टा भाग है ना, वहाँ भी चिका मिट्टी है। वास्तव में यह प्रदेश जैसा मुख्यतः उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के उपहार है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ने अपने साथ बहाकर लाए जलोढ़ मृदा के द्वारा इस प्रदेश का विश्व का एक अत्यंत उर्वर क्षेत्र बना दिया। पूरा विश्व में इतना उर्वरक क्षेत्र शायद और दूसरा जगह में है, ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत का ही दान है, ठीक है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो इतना बड़ा मैदान यहाँ पर कभी नहीं बनता। मैदान बनने से भी इतना उपजाऊ भूमि नहीं बनता। तो विशाल मैदान का भाग सिंधु की द्रोणी एक अल्प भाग में भारत में स्थित है, और इसी में झेलम, चिनाब, ब्यास, रवि और सतलज नदी बहती है। इन नदियों का पानी बहकर अरब सागर तक जाता है, और विशाल भारतीय मैदान का अधिकांश भाग द्रोणी में ही है। तो इस मैदान में जमुना, गंगा और गोमती, घाघर और भी इत्यादि नदी बहती है। ये हिमालय से निकलकर गंगा का अन्य सहायक नदियों से, जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेताब है, सोना है और दामोदर है, ये सब विंध्या पर्वत तथा नागपुर प्रदेश से निकलकर गंगा नदी के निचले भाग में विशाल ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है, ठीक है। तो पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहाँ पर है? सुंदरबन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये भूगोल का विषय है, तो सबसे बड़ा है। और यह भूमि समतल होने से यहाँ यातायात के साधन को भी बहुलता बनाती है। मतलब नदी को लोग यातायात का साधन भी बना लेते हैं, उस पर नाव चालन में सस्ता पड़ता है इंसान को सबसे ज़्यादा। तो भारत की जनसंख्या का लगभग 50% भाग इसी विशाल मैदान में निवास करती है। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल हो गया यहाँ पर कि भारत का 50% जनसंख्या जो है ना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र के नदी का जो मैदान बना है, इसी मैदान में सब बसा हुआ है, ठीक है। तो इसे विश्व का विशाल मैदान निवास करता है, जो भौगोलिक आर्थिक दृष्टि से हमारे देश के लिए सर्वोच्च भाग है। तो भौगोलिक दृष्टि से क्या है? आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोच्च भाग है। अब हम लोग इसी में ये पॉइंट खत्म होता है और हम लोग 3 नंबर पॉइंट की बात करेंगे कि दक्षिण का पठार। अभी दक्षिण का पठार ये तो उत्तर भारत में हम लोग बात कर लिए, अभी दक्षिण में क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो हम पिछला वीडियो में भी उत्तर भारत के बारे, दक्षिण भारत के बारे में बात कर चुके हैं, तो फिर भी आज का वीडियो में उतना विस्तारित बात नहीं करेंगे। तो मोटे तौर पर जो कह रहा हूँ उसको आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए दक्षिण में जो है ना, दक्षिण के ये विशाल भारत के जो उत्तरी मैदान है ना, दक्षिण में भी एक विशाल पठार स्थित है। जैसे कि
मान लीजिए पूरा उत्तर भाग अगर मैदान है ना, तो दक्षिण भाग में पठार स्थित है। अधिकांश में यह कठोर और रवेदार और अग्नाय्य शैलियों का निर्माण पठार है। अभी ये सब जो रवेदार, अग्नाय्य, ये छोटा छोटा इन लोग का डेफिनेशन अलग से होता है, लोग आप लोग गूगल करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यह पठार भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम पठार है कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम है। और दक्षिण का पठार प्राचीन गोंडवाना, जो पृथ्वी का जो भूखंड जब अलग अलग हुआ था, ठीक है, ये जो महादेश था ना, सबसे पहले एक ही महादेश में था, उसके बाद अलग अलग में आज 7 महादेश हो गया। तो सबसे पहले ये क्या था, वो कुछ 60 करोड़ साल या उससे भी पहले एक ही था, ठीक है। तो अभी वो भाग गए थे, तो गोंडवाना जो भाग हुआ था ना, उसमें लोरियास और गोंडवाना, तो ये पेंथालस और गोंडवाना होता। तो ये गोंडवाना का भूमि का अपविष्ट अंग है, जो 2 स्पष्ट भाग में उत्तर का मलबा का पठार और दक्षिण का पठार है। अब भारत के इस विशाल पठार के उत्तरी भाग में सीमा पश्चिम और अरावली पर्वत तक और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक बनती है। अभी इसको समझने के लिए आप लोग को भारत का मैप देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये हमारा प्यारा भारत का मैप, ठीक है। तो इसमें जो पश्चिम में, ठीक है, तो पश्चिम आपका भारत का हो गया ये वाला साइड, ठीक है, पूरा। तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते, रुकिए। तो ये वाला भाग क्या है, पश्चिम है, ये वाला भाग पूर्व है, ठीक है। तो इधर में आपका जो है अरावली का पर्वत है इस साइड में, ठीक है, और विंध्याचल पर्वत है आपका इस साइड में, ठीक है, पूर्व साइड में, तो दक्षिण में है। और छोटा नागपुर जो है वो तो आप लोग को पता है कि हमारा प्यारा झारखंड में ही है। और इससे क्या है ना कि मालवा का पठार के अंतर्गत आते हैं ये सब। तो ये भी उत्तर की ओर ढालू है, ठीक है, और सैन्य से उत्तरी भारत के मैदान में विलय हो जाता है। और इस क्षेत्रों की सभी नदियाँ गंगा की द्रोणी अंग है, गंगा नदी का। तो अभी जो मलबा का जो पठार ये मरुस्थल चट्टानों और बालू से मिलकर बना है, ठीक है। जो दक्षिण का पठार आप लोग को दिख रहा है ना, ये उसी जगह का है, ठीक है। इसका नाम अलग अलग से पुकारते हैं हम लोग। तो इस तरह यह एक स्थलीय जल निकास का प्रदेश है। और दक्षिण का पठार तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अभी आप लोग तीनों ओर को इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया और ये वाला भाग हो गया। तो ये तीनों ओर से क्या है, जो पहाड़ी इलाका से घिरा हुआ है। इसका आकार त्रिभुज आकार का है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुज आकार का ही है। और चूँकि संयुक्त पठार के क्षेत्र बहुत ही पुरानी चट्टानों से निर्मित हुआ है, इस वजह से ये खनिज पदार्थों की घनी है। और यह लोहा, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो अनेक प्रकार की खनिज पाई जाती है ना। इसमें वीडियो में और हम लोग ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये था आप लोग का जो तीसरी पॉइंट था। अभी इसी पे हम लोग बात करेंगे। चौथा पॉइंट जो था हम लोग का तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेंगे कि जो तटीय मैदान है, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि तटीय मैदान आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो ये अलग से एक तो कलर बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा तटीय मैदान है, ठीक है। तो तटीय मैदान में आप लोग का एक साइड है पश्चिम साइड में, ठीक है, एक साइड है पूर्व साइड में। तो हम लोग पहले पश्चिम तटीय मैदान का बात करेंगे। तो पश्चिम में जो दक्षिण के पठार है, पठार के किनारे एक संकीर्ण तटीय मैदान है। ये संकीर्ण टाइप का कह रहा है, लेकिन देखने में जितना भी मैप में छोटा दिख रहा है, ये आप लोग जब इसका ओरिजिनल में जाके भूमि पर जब देखेंगे ना, तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यह अधिकतम चौड़ा है और यह गुजरात का मैदान में भी सम्मिलित है। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जगह तो गुजरात है, वो भी सम्मिलित है, गुजरात का मैदान भी। साथ में है कि यह तटीय पट्टी को 2 भाग में विभाजित करती है और उत्तर कोणार्क तथा दक्षिण का मालाबार है।
और यह तट रेखा साधारणतः रूप में देखने में अलग टाइप का है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ही इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। वहाँ का जो जनगण है या जनसंख्या है उसके लिए, वहाँ जो बसवास करता है आदमी सब उन लोग के लिए। तो कैसे है कि देखिए, जब पश्चिम का तटीय है ना, इसी जगह पर आप लोग को पता है कि सबसे पहले सूरत में बंदरगाह था, तो तटीय मैदान के चलते बनाया गया था। उसके बाद वो बम्बई में शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो बम्बई में जो मामा और गोवा है, भारत का 2 सर्वोच्च बंदरगाह है, ठीक है। मोटे तौर पर यह पश्चिम का तटीय मैदान क्षेत्र खत्म की खड़ी से कन्याकुमारी अंतरिपी तक फैला हुआ है। अभी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये गुजरात का ये जगह है, यहाँ से लेकर आपका कन्याकुमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो इतना दूर तक फैला हुआ है, इसी का बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। और इसकी जो औसत चौड़ाई है ना, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई लगभग आपका 50, इसकी जो चौड़ाई है ना वो 50 से आपका 50 से, देखिए इसका चौड़ाई इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चौड़ाई है ना इसका, ये 50 से लेकर 64 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो 50 से 64 किलोमीटर आप लोग को पता है कि बाइक में जाने से भी आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, लगभग 1 घंटा के ऊपर टाइम लगता है। तो इतना चौड़ा है। और पश्चिम का घाट का पहाड़ अनेक ही छोटी नदियों से निकलकर इस मैदान में बहती उपयुक्त जलवायु एवं उपजाऊ भूमि के कारण यह पैदावार भी यहाँ पर अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश भी होता है इस मैदान में, ठीक है। तो सॉरी, वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अभी इसका जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूर्वी जो तटीय मैदान है, यह पश्चिम के पट्टी की अपेक्षा अधिक चौड़ी है। जो पश्चिम में है इससे ये वाला थोड़ा अधिक चौड़ा है, क्योंकि इसका लगभग चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई है, ठीक है, औसत चौड़ाई 160 से लेकर कितना है 500 तक है। अभी 500 किलोमीटर आप लोग को पता है, और जहाँ पर पश्चिम की घाटी का चौड़ाई था 50 से 60 किलोमीटर, तो इससे लगभग 10 गुना ज़्यादा इसका चौड़ाई है, ठीक है। तो इस मैदान के उत्तरी भाग में, उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग में कर्नाटक के तट तक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये बंगाल का सीमा से लेकर ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और तथा इनमें उपजाऊ डेल्टा इसी क्षेत्रों के अंतर्गत है। और इसमें मद्रास, ठीक है, मद्रास कहाँ पर है, मद्रास आपका इस जगह में है, ठीक है। उसके साथ साथ विशाखापट्टनम है, ठीक है, और प्रमुख बंदरगाह है। और यह तटीय पट्टी उत्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश से मिल जाती है, ठीक है। जो यहाँ से जाकर ये मिलती है ना, यहाँ पर जो इस जगह में है, ठीक है, गंगा का जो डेल्टा है ना, ये बांग्लादेश के आसपास है, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। तो आप लोग गूगल मैप से भी चेक कर सकता था। तो आज का वीडियो यहाँ तक था, ठीक है। हम लोगों ने जो 4 को पॉइंट लिया था इस प्रश्न में, तो चारों पॉइंट हम लोग बात किए। लास्ट पॉइंट में हम लोग बात किए कि पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो इस प्रकार से ये जो नोट था, ठीक है, आज का। और आज का वीडियो यहीं तक है समाप्त। और आप लोग ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट यूजी में है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सब्जेक्ट में हो या स्ट्रीम में हो, तो उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये कॉमन पेपर है। और लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि और कौन कौन विषय पर आप लोग को वीडियो चाहिए। मैं लगातार अभी वीडियो बनाते जाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सबको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।